बात 1967 की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर गए थे। उनको वहाँ 2 दिन रहना था, इसलिए गंगा किनारे बने सर्किट हाउस में वे रुक जाते हैं। अब इसी बीच रेजिडेंट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको उनके खाने की व्यवस्था करते हैं। खाना जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है तो मुख्यमंत्री खाना देखते हैं। खाना देखने के बाद वे मना कर देते हैं, कहते हैं कि मेरा उपवास है, मेरा व्रत है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना तो वापस चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फल दूध आदि की व्यवस्था कर दी जाती है, जिसे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दिया जाता है। वे पहले तो पूछते हैं कि यह क्या है, तो वे कहते हैं कि साहब यह व्रत का खाना है, अब आप इसे खा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उस व्रत के सामान दूध फल आदि को खाया और बाकी उनके टीम के हिस्से थे, जो बाकी लोग थे जो उनके साथ थे, उन्होंने भी उस व्रत के खाना फल दूध आदि को खाया पिया। खाने के बाद वे अपने दौरे पर निकल जाते हैं। इसी तरह से 2 दिन का उनका टूर होता है और 2 दिन के बाद जब वे यहाँ से जा रहे थे तो हरिद्वार की एक ट्रेन में वे बैठ जाते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद तभी किसी को आदेश करते हैं, अपने निजी सचिव को, जो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट है जिनका नाम चंद्रशेखर द्विवेदी है, उनको बुलाइए। जैसे ही यह बात पहुंचाई जाती है उसके बाद फिर चंद्रशेखर द्विवेदी वहां पर पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री अपने कुर्ते की जेब से एक चेक निकालते हैं और उनके हाथ में दे देते हैं। उस चेक पर लिखा होता है 6 रुपये 25 पैसे, यानी कि जो उन्होंने व्रत में जो सामान दिया गया था, उनका खाना पीना का जो बिल था वो 6 रुपये 25 पैसे का था। तो वे हाथ जोड़ते हुए रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि साहब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो कुछ ऐसा खर्चा होता है मैं अपना खर्चा स्वयं उठाता हूँ, मैं कोई ऐसा किसी के सहारे नहीं लेता। जब इस तरह की बात थी तो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने यह किस्सा एक कहानी के रूप में एक किताब में बयां की थी। उन्होंने कहा कि उस चेक को उन्होंने कभी भी नहीं भुनाया और वह चेक हमेशा उनके साथ रहा। तो आज की सच्ची कहानी एक ऐसे ही मुख्यमंत्री की है जो आगे चलकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनकी वजह से पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशा और आप देख रहे हैं कहानी आज। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। इटावा का एक थाना लगता है उसरा आहार। दरअसल अगस्त का वह महीना था, साल 1979 की बात है। शाम के लगभग 6 बजे के आसपास वक्त रहा होगा। एक किसान धोती कुर्ता पहना हुआ आता है और आने के बाद संतरी से पूछता है कि भैया थानेदार साहब हैं, बात करनी है, उनसे मुलाकात करनी है। जैसे ही किसान ने पूछा, संतरी ने कहा कि थानेदार साहब तो राउंड पर गए हुए हैं, बताइए क्या बात है। वह कहते हैं कि साहब मेरी जेब काट ली गई है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो जैसे ही संतरी ने यह बात सुनी तो उसने कहा ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लो। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लेकिन थानेदार नहीं आता है। तभी नजर पड़ जाती है थाने का सेकंड अफसर की, यानी कि दरोगा। उसकी नजर उस किसान पर पड़ती है। पूछते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी यहाँ पर क्यों आया हुआ है। लगभग 75 साल के आसपास की उम्र रही होगी और जैसे ही यह बताया जाता है कि इनकी जेब किसी ने काट ली है और इसलिए ये परेशान हैं, थानेदार साहब का इंतजार कर रहे हैं, तो दरोगा ने कहा कि इन्हें मेरे पास भेज दो। दरोगा के इर्द गिर्द और भी कई ऐसे सिपाही थे, हैंड कांस्टेबल वगैरह खड़े हुए थे। सभी
को वह किसान देख रहा था कि वे सभी ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। किसी से किसान ने पूछा कि बाबा क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो? तो वो कहते हैं कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और यहाँ आया था बैल खरीदने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि इस इलाके में बैल बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए बैल खरीदने आया था, लेकिन मेरी किसी ने जेब काट ली। जैसे ही दरोगा ने यह बात सुनी, दरोगा ने उस किसान को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। किसान वहां से हटता है और हटने के बाद जाकर दीवार के सहारे किनारे में दुबक कर बैठ जाता है। किसान इंतजार कर रहा था कि थानेदार आएगा और थानेदार से आने के बाद पूरी कहानी वो बयां करेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी, तो कम से कम तसल्ली से वह घर चला जाएगा। कुछ देर बीतने के बाद थानेदार भी राउंड लेकर जब वापस आता है तो थानेदार की नज़र उस किसान पर पड़ती है और वैसे भी शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। बताया जाता है कि साहब ये किसान है, मेरठ का रहने वाला, खुद को बताता है और इसकी जेब कट गई है, खामखा परेशान कर रखा है। तो थानेदार ने उसको समझाया और समझाने के बाद आपकी बार जो उनका अंदाज था वह दरोगा से कहीं ज्यादा ऊंचा था और थानेदार ने डांटा फटकारा और फटकारने के बाद कहा कि बाबा अपने घर जाओ, परेशान हो रहे हो, वैसे भी तुम झूठ बोल रहे हो। मेरठ से वो भी पैदल चलकर यहाँ इटावा कोई इस तरह से बैल खरीदने के लिए आएगा? थानेदार ने पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कई 100 रुपए थे। यह उस दौर की बात है जब 100 रुपए की कीमत 1000 रुपए जितनी उसकी वैल्यू हुआ करती थी। तभी वो कहते हैं कि आप जाओ आराम करो। अब किसान को डांट फटकार कर वहां से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन पीछे से एक सिपाही किसान के पास पहुंचता है, कहता है कि बाबा मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूं, इतनी देर से तुम परेशान हो, रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हो, मेरठ के रहने वाले हो, यहाँ के लोग सुनेंगे नहीं? मुझे आपको देखकर थोड़ा तरस आ रहा है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्यों ना मैं आपकी रिपोर्ट लिखवाने में मदद कर दूं। इस पर किसान ने कहा अगर भैया ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया तो कोई और बात ही नहीं है। अगर रिपोर्ट लिखवाने में मदद हो जाए। सिपाही ने कहा कि अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखानी है तो 100 रुपए लगेंगे। तो उस गरीब किसान ने कहा 100 रुपए लगेंगे? मेरी तो पहले से ही जेब कटी पड़ी है। आप एक काम करो, इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा और रिपोर्ट लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी है तो मत लिखो। कुल मिलाकर दोनों के बीच में बातचीत का जो संवाद शुरू हो जाता है और बात 35 रुपए पे आकर थम जाती है। सिपाही कहता है कि आप 35 रुपए खर्च कर दीजिएगा और मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। वो सीधे जाता है थानेदार के पास और सिपाही जाकर कहता है कि मैंने उस किसान को मना लिया है और साहब 35 रुपए की रिश्वत वो दे रहा है। थानेदार सुनता है। उसने कहा कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उस किसान को बुलाओ और मुंशी के पास लेकर जाओ, मुंशी उसकी रिपोर्ट लिख लेगा। आखिरकार किसान बोलता गया और मुंशी लिखता गया। जब रिपोर्ट पूरी लिख ली जाती है उसके बाद कहा जाता है एक पैड, जो इंक पैड होता है, आपने देखा होगा उल्टे हाथ के अंगूठे से जब निशान लगाया जाता है किसी कागज पर, उसको इंक पैड उस किसान के आगे कर दिया जाता है। तो किसान ने कहा कि मुझे पेन दीजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगा। जब बात पेन देने की आई तो उन्होंने पेन उठा के दिया और उस पेड को अपने हाथ में जैसे ही सिपाही ने लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पेड को भी रहने दीजिए। और किसान ने उस पेड को अपने हाथ से पकड़ लिया। साथ ही
उसने एक हाथ से हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद एक मुहर निकाली। मुहर निकालते ही उस कागज पर एकदम से ठप्पा लगा दिया। जैसे ही कागज पर ठप्पा लगाया, वो मुंशी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल वो बड़ा आदमी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका नाम श्री चौधरी चरण सिंह था, और उस मुहर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। जब यह मुहर पर लिखा हुआ था, उसके बाद यह बात अब पूरे थाने में, पूरे जिले और देखते ही देखते ये पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में फैल जाती है। अब उस थाने की हालत का आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री उस थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ गया है और रिपोर्ट लिखवाने के एवज में थानेदार उनसे 35 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। तो जाहिर सी बात है, हड़कंप मचना तय ही था। और जब यह बात उच्च अधिकारियों को पता चलती है तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। और यह बात उन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी। देश भर में जो भी अखबार छपते थे, उन अखबारों में यह खबर प्रमुखता से आती थी। और उसके बाद फिर देश भर के जो थानेदार थे, वो डरने लगे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अचानक ही किसान के या किसी और भेष में थाना आ जाए और पूरा का पूरा थाना सस्पेंड ना हो जाए। दरअसल उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म होता है। गांव लगता है नूरपुर। पहले वह कभी मेरठ जिले में आया करता था, आजकल वह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आता है, जो कि बाबूगढ़ छावनी के पास लगता है। इन्होंने साल 1929 की आज़ादी की लड़ाई में अपने हिस्सेदारी दी। 1940 में सत्याग्रह के आंदोलन में कूद जाते हैं। 1952 की ये बात है। कांग्रेस शासन में ये राजस्व मंत्री चुने गए थे और 3 अप्रैल 1967 को ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जब यह मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद हरिद्वार का एक बार दौरा कर रहे थे। दौरा करने के बाद उनका व्रत होता है। जो खाना आता है उस खाने को वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि आज उनका व्रत है। जब व्रत का इनके पास सामान आता है, उसके बाद खाते पीते हैं। उसके बाद फिर जब यह हरिद्वार आजकल उत्तराखंड में है, पहले यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था। जब ये वहां से चलते हैं तो उस रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को वो 6 रुपए 25 पैसे का चेक देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे व्रत के लिए जो खर्च किया था वो तुम पैसे लेकर चले जाओ। यह साल 1979 की बात है। ये वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी थे और वे देश के मंत्री भी रहे थे। साथ ही 28 जुलाई 1979 की बात है। 1979 को जब ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी और कुछ दलों का इन्हें सपोर्ट मिल जाता है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में वे चुन लिए जाते हैं। 14 जनवरी साल 1980 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसी बीच एक दिन अचानक ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा के उसरा आहार थाने में जाकर इन्होंने जब दस्तक दी तो यहाँ दस्तक देने के बाद फिर तो हड़कंप मच जाता है। 29 मई साल 1987 की बात है। इनका निधन हो जाता है। इनके बैंक अकाउंट में मात्र 470 रुपए थे, जबकि भारत का कोई प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए या कोई और बड़ी जिम्मेदारी उसके पास अगर हो तो वह कुछ भी कर सकता है, कितने भी पैसे कमा सकता है, लेकिन वे बेहद ही ईमानदार और किसानों के मसीहा के रूप में उनकी जिंदगी भर पहचान बनी रही। शायद जब तक यह दुनिया रहेगी, जब तक ये भारत रहेगा, तब तक श्री चौधरी चरण सिंह जी की पहचान बनी रहेगी। यह फरवरी 2024 की बात है।
उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और देश भर में इस बात का स्वागत भी हुआ था। एक किस्सा और बताया जाता है कि जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो विधानसभा से एक दिन अपने आवास पर जा रहे थे और वो बहुत थोड़ा सा दूरी हुआ करती थी। उस थोड़ी सी दूरी को तय करने के लिए पूरा काफिला उनके साथ लग जाया करता था। तब उन्होंने कहा कि ये इतनी दूरी के लिए भी गाड़ी का लगना ये सही नहीं है, इसलिए विधानसभा से यह सीधा घर के लिए पैदल निकलने लगे। जैसे ही पैदल जा रहे थे तो इनके निजी सचिव, निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं, बाकी जो इनके साथ अधिकारी होते हैं वे भी इनके साथ जाने लगे। तो पहले दिन तो एक सामान्य बात हो जाती है, लेकिन जब अगला दिन निकलता है तो अपने सरकारी आवास से ये विधानसभा के लिए फिर पैदल चलने लगते हैं। तो इनके निजी जो सचिव होते हैं तिलक राम शर्मा, उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। शर्मा ने कहा कि सर जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब शर्मा ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए किसी न किसी बहाने से किसी न किसी बड़े अधिकारी को गाड़ी लेकर पहले से भेज दें और ये कह दे कि साहब, मैं विधानसभा की तरफ जा रहा था, आइए मैं आपको विधानसभा तक छोड़ देता हूं। जब यह प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी को पता चलती है तो उन्होंने निजी सचिव तिलक राम को बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा कि आप मेरे बीच में दखल अंदाजी ना करें। एक बार का किस्सा और यह भी है कि उनके ही सरकारी आवास पर इनका कोई पारिवारिक रिश्तेदार आया हुआ था। इनके निजी फोन का इस्तेमाल कर रहा था, जो वहां पर लैंडलाइन फोन रखा हुआ था। इनकी नज़र उस पर पड़ जाती है। इसके बाद वे अपने निजी सचिव से कहते हैं कि यहाँ से जितने भी फोन जाते हैं और फोन आते हैं उस सब का ब्यूरो रिकॉर्ड रखना है। और जब यह रिकॉर्ड वाली बात सामने आती है तो निजी सचिव ने कहा कि सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि इसका जितना भी बिल होगा वो मैं खुद भरूंगा। तो इसलिए वो कोई इनके जो भी सरकारी फायदे ले सकते थे वो सरकारी फायदों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे और कोशिश ये रहती थी कि चाहे वो पेट्रोल हो या फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए जो पैसा मिलता है उसको ही वे खर्च करते थे, फालतू के पैसे खर्च नहीं किया करते थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि हमारे देश में ऐसे भी हस्तियां, ऐसी भी शख्सियत रही हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब दौर बदल चुके हैं। अब अगर गांव का प्रधान भी होता है तो वह पूरी शानो शौकत के साथ चलता है, जबकि प्रधानमंत्री बड़े शांत मिजाज के और बहुत ही सादगी वाले रहे हैं। कल मैं फिर एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं सचिन खुदशाह।